Hello everyone and welcome back to our show Analyst Call. This is your host Ozair Akhtar and today with us we have Mr. Shubham Jain. Shubham works at HIM Securities and is an research analyst. He's a young blood but has years of experience in the stock market. Shubham is an NISM certified research analyst and he works to find several opportunities in different stocks and different sectors. So over to you Shubham, how are you? Hi Roger, I'm fine. What about you? आई एम डूइंग ग्रेट टू थैंक यू फॉर आस्किंग शुभम. अब शुभम मैं एक बात करूं अगर तो ज़्यादातर जितने भी लोग हैं सब एंट्री की बात करते हैं स्टॉक मार्केट में, राइट? हर कोई यही डिस्कस सकते हैं कौन से स्टॉक में किस लेवल पर एंट्री करना है, कौन से सेक्टर में कब एंट्री करना है, बट देन द डिस्कशन ऑन एग्जिट, कब एक शेयर को सेल करना है, उसके ऊपर में काफ़ी मिनिमम डिस्कशन होती है. तो यहाँ पर आपका ओपिनियन क्या रहेगा शुभम? डू यू थिंक कि एंट्री एंड एग्जिट बोथ आर इक्वली इंपॉर्टेंट या फिर एक्चुअली एंट्री ज़्यादा इंपॉर्टेंट है? ओके, वेरी वेल पॉइंट. मुझे ऐसा लगता है कि शायद जितना एंट्री मुश्किल नहीं है उससे ज्यादा उसका एग्जिट मुश्किल है. क्योंकि जैसा तुमने खुद ने ही अपनी कन्वर्सेशन में कहा कि एवरीवन टॉक्स अबाउट एंट्री, बाय दिस बाय दिस बाय दिस, नो वन टॉक्स अबाउट द एग्जिट कॉल और नो वन टॉक्स अबाउट द हाउ टू एग्जिट. तो मेरे लिए एग्जिट भी उतना ही इंपॉर्टेंट लगता है जितना एंट्री. और एंट्री को लेके तो हमारे पास फिर भी डिफरेंट डिफरेंट पैरामीटर है, बट एग्जिट को लेके ना कोई बात करता है और ना ही कुछ ऐसा डिफरेंट पैरामीटर किसी बुक्स में कुछ लिखे हुए हैं. तो यू आर वेरी वेल कि एंट्री के साथ साथ एग्जिट भी इक्वली इंपॉर्टेंट है. राइट. नाउ शुभम, अगर हम टाइमली एग्जिट नहीं करते हैं, बिकॉज यहाँ पर हम एग्जिट की इंपॉर्टेंस के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, तो अगर हम टाइमली एग्जिट नहीं करते एक शेयर को या एक स्टॉक से, तो वहाँ पर क्या प्रॉब्लम हो सकता है हमें? मगर यदि हम टाइमली किसी भी चीज को एग्जिट नहीं करते तो हमारा शेयर मार्केट बेसिकली क्या करता है, साइकिल पे वर्क करता है. कि जैसा हमने सुना है, हिस्ट्री रिपीट इटसेल्फ. तो सेम चीज हमारे मार्केट पे भी ये चीज होती है कि जो चीज जहां से शुरू हुई है उस चीज को वापस वहां आ जाता है. तो दिस इज वाई यदि हम टाइमली एग्जिट नहीं करेंगे तो दिस इज मतलब इट्स जस्ट लाइक आप प्रॉफिट नहीं लोगे तो कोई और लेगा. तो बेटर ये है कि आप हर चीज की वैल्यू है, हर चीज को मैं इसको आप एक एग्जांपल से दे सकता हूं. यदि हम किसी भी चीज को फॉर एग्जांपल के लिए स्प्रिंग है या कुछ भी है, यदि हम उसको किसी चीज के लिए एग्जिट करते हैं, आप उसको स्ट्रेच करोगे तो आप एक पर्टिकुलर टाइम तक की स्ट्रेच कर सकते हो, क्योंकि उसको वापस अपने नॉर्मल फेज में आना ही आना है. तो सेम ऐसा हमारे मार्केट के साथ भी है. कई बार कुछ स्टॉक्स की वैल्यूएशन को बहुत ज्यादा स्ट्रेच हो जाता है, तो जरूरी है कि वो अपनी नॉर्मल वैल्यूएशन पे आए, उससे पहले आप उसका फायदा उठाएं और एग्जिट ले. तो टाइम टू टाइम आपको अपनी एग्जिट रिव्यूज, एग्जिट स्ट्रेटेजीज को रिव्यू करना बहुत ही जरूरी हो जाता है. करेक्ट, वेरी वेल सेड. सो एग्जिट इज इक्वली इंपॉर्टेंट. तो थोड़ा एग्जिट के बारे में डिस्कस करते हैं. नाउ देयर इज आल्सो अ लॉट ऑफ नॉइज इन द मार्केट की बाय राइट एंड सेट राइट. तो चाहे बट वो जितना भी अच्छा स्टॉक हो, एक पर्टिकुलर पॉइंट में एक एग्जिट पॉइंट आता ही है. तो शुभम, मेरा क्वेश्चन यहाँ पर ये रहेगा कि कैसे हम एनालाइज करें कि कौन सा पॉइंट एक अच्छा बाइंग अपॉर्चुनिटी है वर्सेस कौन सा पॉइंट एक अच्छा एक सेलिंग पॉइंट है. ये कैसे एनालाइज करें हम लोग? और इसके लिए बेस्ट लगता है, जैसा तुमने बोला बाइंग अपॉर्चुनिटी के लिए, तो आई गेस बाइंग अपॉर्चुनिटी के लिए सबसे अच्छी चीज ये है कि आपको थोड़ा बहुत मार्केट नॉलेज होना चाहिए. थोड़ा बहुत आप जैसे स्टॉक को पिक कर रहे होना चाहिए. अब उसमें देयर आर टू टाइप ऑफ एनालिस्ट, यानी बेसिकली टू अप्रोच हमारे मार्केट में. वन इज टेक्निकल साइड एंड सेकंड इज फंडामेंटल साइड. मैं ये नहीं बोलता कौन सा इंपॉर्टेंट है कौन सा नहीं है, दोनों का अपना इक्वल सिनेरियो है, दोनों अपने तरीके से करते हैं. तो बेसिकली यदि बाय करना है तो बेसिक बहुत सारे एनालिस्ट हैं जो अपने अपने तरीके से कर रहे हैं कि आप सपोर्ट पे लीजिए, वहां बेचिए, कुछ होता है रिजल्ट रिव्यू देख के कीजिए. बट मैं बात करूंगा अभी एग्जिट साइड पे ज्यादा, जैसा कि हमारा आज का शो भी मेनली हमारे एनालिस्ट जो एग्जिट करना चाह रहे हैं, जो हमारे व्यूअर्स हैं, आज हम उस पर ही बात करेंगे. तो अगर मैं यही बोलना चाहूंगा कि देर आर मतलब मुझे जो लगता है मेनली 5 स्ट्रेटेजीज हैं जिसपे कोई भी ट्रेडर या कोई भी नॉर्मल पर्सन जो हमारा शो वॉच कर रहा है, वो यदि उन 5 में से कोई भी स्ट्रेटेजी फॉलो करता है तो उसको एक टाइमली एग्जिट मिल सकता है. तो मैं चाहता हूं हम उसी पे ही कन्वर्सेशन को आगे बढ़ाएं अपना और कंटिन्यू करें. ओके शुभम, सो यहाँ पर हमने ये समझ लिया कि अलग अलग, आपको पहली बात तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बोला आपने कि मार्केट नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है. अगर आप एक्टिवली इन्वेस्ट कर रहे हैं, एक्टिवली ट्रेड कर रहे हैं स्टॉक मार्केट में, देन यू हैव टू स्टे अपडेटेड विद द न्यूज़, यू हैव टू स्टे अपडेटेड विद द करंट हैपनिंग्स ऑफ द फाइनेंशियल वर्ल्ड. नाउ शुभम, आपने मेंशन किया कि देयर आर 5 डिफरेंट स्ट्रैटेजीज दैट यू हैव थॉट ऑफ जो हमें एक अच्छा एग्जिट पॉइंट बता सकता है. सो कुड यू प्लीज थ्रो सम मोर लाइट ऑन इट, क्या स्ट्रैटेजीज है वो? बात करते हैं उसमें से. देखो, मैं वन बाय वन आपको एक्सप्लेन करता जाता हूं जितने स्ट्रेटेजीज हैं. जैसे फर्स्ट हम बात करते हैं कि प्रॉफिट बुक स्ट्रेटेजी.
ये बहुत ही सिंपल स्ट्रेटेजी है। इसमें ये होता है कि आपको सिंपल एक अप्रोच रखना है। देखो एज ए एनालिस्ट आज मैं भी हूं, तो मुझे भी ये चीज पता है कि मैं मार्केट का बॉटम नहीं पकड़ सकता और मैं मार्केट का टॉप नहीं पकड़ सकता। तो मुझे अपने पर्टिकुलर स्टॉक को लेके, अपने पर्टिकुलर पिक को लेके एक अप्रोच रखना होगा और मुझे अपने टारगेट सेट करने होंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर यदि मैं सपोज आई बाय आईटीसी, तो मुझे लगा है कि मुझे क्वार्टरली 20% का मेरा टारगेट है, तो वेन एवर इट रिसीव, तो फिर आप वहां पे ग्रीड मत बढ़ाइए अपनी। तो कंप्लीट बुक स्ट्रेटेजी यही बोलती है कि आपके टारगेट आए, आप अपने स्टॉक से कंप्लीटली ही एग्जिट हो जाइए, प्रॉफिट बुक कीजिए और नए स्टॉक की तरफ जाइए। तो इट वाज आवर फर्स्ट स्ट्रेटेजी कि आप कंप्लीट बुक कर लीजिए अपने प्रॉफिट को, यदि आपके टारगेट अचीव हो रहे हैं तो। सेकेंड इज पार्शियल प्रॉफिट बुक स्ट्रेटेजी। इसमें क्या होता है, जनरली यदि सपोज हमने कोई स्टॉक हमने लिया, आईपीओ का लिया या कुछ भी ऐसा लिया, तो उसमें हम क्या करते हैं, आप अपना पार्शियल प्रॉफिट बुक कीजिए। लेट सपोज आपने 100 रुपीज में कोई चीज ली, आपका टारगेट 200 का है, यदि वो सब 150 ट्रेड हो रहा है विद इन 2 डेज या आपके टाइम पीरियड से बहुत कम टाइम में, तो वहां पे आप देखिए कि मार्केट सिनेरियो आगे क्या जा रहा है। जैसे मेरा कोई स्टॉक है, मैंने 100 पे एंटर किया और मेरा निफ्टी या मेरा मार्केट रेजिस्टेंस पे चल रहा है, टॉप पे चल रहा है, और मेरा स्टॉक एक डिसेंट गेन दे रहा है, उतना नहीं दे रहा जितना मैंने सोचा था बट दे रहा है, तो वहां पे आप क्या कर सकते हो, पार्शियल प्रॉफिट बुक कर सकते हो कि ठीक है मैंने थोड़ा सा प्रॉफिट बुक कर लिया, उससे ये होगा यदि मार्केट बाई चांस रिवर्स भी होता है तो मैं सेफर साइड है, मेरी कॉस्टिंग कम हो गई है। थर्ड वन इज सेकेंड ये हो गया। थर्ड वन इज आपकी एक रिप्लेसमेंट थ्योरी। तो रिप्लेसमेंट थ्योरी क्या बोलती है, जो मुझे बहुत फेवरेट है, कि आपका सपोज आपने किसी एक स्टॉक में एंटर किया, वो स्टॉक क्या हो रहा है, चल नहीं रहा है, यानी आपको लग रहा है कि यार ये स्टॉक तो चल ही नहीं रहा, और बहुत बार ऐसा होगा कि आप जहां एंटर हो रहे हैं उसे चलेगी नहीं, तो आप क्या करो, उस स्टॉक से कंप्लीटली एग्जिट हो जाओ और सेम सेक्टर के दूसरे स्टॉक में शिफ्ट हो जाओ। और कई बार ये भी होता है कि आपको उस स्टॉक से अच्छा गेन हो गया हो। मैं आपको एग्जांपल लेता हूं शुगर सेक्टर से, जैसा भी बहुत अट्रैक्टिव हो रहा है कि आपको लग रहा है, फॉर एग्जांपल आप प्राज इंडस्ट्री में एंटर हुए, आपको लग रहा है उसने अच्छा डिसेंट गेन दे दिया, अब उसकी जगह में बलरामपुर में या धामपुर में किसी और की वर्किंग पे अच्छा लग रहा है, यानी आप अपना स्टॉक चेंज कर रहे हो सेम सेक्टर में, आप ये नहीं कर रहे हो कि कोई डिफरेंट सेक्टर जा रहे हो या वो नहीं जा रहे हो, आप सेम सेक्टर में काम कर रहे हो। तो दिस इज रिप्लेसमेंट थ्योरी। ये 3 हमारी मेन थ्योरी हो गई। फोर्थ जो कि बिलोंग करती है टेक्निकल एनालिस्ट को, जो टेक्निकल ध्यान देते हैं, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस स्ट्रेटेजी। ये स्ट्रेटेजी मैं यूजली बहुत ट्रेड करता हूं, बट ये मोस्टली ट्रेडर्स के लिए होती है, इन्वेस्टर्स के लिए नहीं होती है। हम इसमें क्या करते हैं कि आप अपने स्टॉक को बढ़ाते जाइए, जैसे जैसे वो प्राइस बढ़ रहा है आप नीचे से भी अपना स्टॉक को ट्रेल स्टॉप लॉस को बढ़ाते जाइए। उसमें क्या होगा कि एक टाइम ऐसा आएगा कि आप बीईपी पे आ जाएंगे, एक टाइम ऐसा आएगा कि आपका प्रॉफिट होता रहेगा, तो आप प्रॉफिट को राइड करना सीख जाएंगे। मैं ये नहीं बोल रहा कि मैक्सिमम, जैसा मैंने अभी अर्लियर अपने स्टेटमेंट में कहा, बॉटम कोई नहीं पकड़ सकता है तो टॉप भी कोई नहीं पकड़ सकता है। तो यू हैव टू डायनामिक, कि जैसे जैसे सिचुएशन चेंज हो रही है आपको भी बदलना पड़ेगा ही। एंड फोर्थ एंड फिफ्थ एंड लास्ट वन स्ट्रेटेजी जिसपे हम बात करने जा रहे हैं, वो हमारा होता है फंडामेंटल एग्जिट। तो ये बेसिकली थोड़ा सा जिनको मार्केट की थोड़ी नो हाउ ज्यादा है, तो वो क्या करें, एवरी क्वार्टर जैसे कंपनी अपने नंबर्स देती है, एवरी ईयर कंपनी अपने नंबर पोस्ट करती है, तो वहां देखें कि कुछ फंडामेंटली चेंजेस हो रहे हैं क्या। तो वहां पे आप फंडामेंटल देख के कंपनी के, और देन आप अपने स्टॉक को एग्जिट कर सकते हैं कि इनकेस उसमें कुछ बहुत ज्यादा मेजर खराब हो गया है या मैनेजमेंट चेंज हो गया है। एंड एनालिस्ट टू एनालिस्ट, मतलब आप अपने पैरामीटर जो आपके मेन मूल, मतलब कहते हैं ना, जो बेसिक फंडामेंटल्स हैं कंपनी में थी, उनमें चेंज आ रहा है, कंपनी को डिमर्ज हो रही है, उसका बिजनेस बिक रहा है, या कोई नया डेट ज्यादा बढ़ रहा है, मतलब कुछ भी, तो आप अपने फंडामेंटल्स एग्जिट। तो अगर ये मोस्ट 5 स्ट्रेटेजीज है जो मार्केट में कोई बात भी नहीं करता है, और इनके अलावा मुझे लगता नहीं कुछ और है। यदि आप इनमें से 1-2 भी स्ट्रेटेजी फॉलो कर रहे हैं ना, तो आपके एग्जिट मुझे नहीं लगता बहुत अच्छा रहेगा। ऑलवेज आप प्रॉफिट में ही रहेंगे, विन विन सिचुएशन में ही रहेंगे। राइट शुभम, सो थैंक यू फॉर शेयरिंग दैट, काफ़ी इंटरेस्टिंग था वो। जैसा पहला आपने पॉइंट बोला, तो पहले मैं ये बोलना चाहूँगा कि ये 5 स्ट्रैटेजी हो, एक इंसान को 5 यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, बट अलग अलग पर्सनैलिटीज़ के लिए अलग अलग स्ट्रैटेजीज बेस्ट होती है। जैसे फॉर एग्जांपल जो पहला स्ट्रैटेजी था जो शुभम ने मेंशन किया, विच इज़ अ वेरी अ कॉमनली यूज स्ट्रैटेजी, जो कि होता है कि जस्ट प्रॉफिट बुक करना है। मतलब मैंने एक पर्टिकुलर स्टॉक पे एंटर किया, मेरा टारगेट आया, मैं उसको सेल कर दिया, मेरा प्रॉफिट बुक हो गया, आई एम सेटिस्फाइड, आई एम हैप्पी। बट देन इसका एक कौन ये रहता है कि हम मल्टी बैगर्स को राइड नहीं कर पाएंगे। अगर एक पर्टिकुलर स्टॉक में बहुत ज़्यादा पोटेंशियल आगे बढ़ने का, हम उसको राइड नहीं कर पाएंगे। अगर आप एक डिसिप्लिन इन्वेस्टर्स हैं और आप में ग्रीड बिल्कुल कम है, या फिर आपको ज़्यादा प्रॉफिट नहीं चाहिए, तो आपके लिए बेस्ट है। बट देन अगर हम इस स्ट्रैटेजी के जो कौन सा उसको अगर हम ओवरकम करना चाहें, देन यू कैन फॉलो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस। और ट्रेलिंग स्टॉप लॉस जो है वो वन ऑफ द बेस्ट स्ट्रैटेजीज माना जाता है बाई डिफरेंट एनालिस्ट। उसमें क्या होता है, आपका इजी काम रहता है कि जैसे ही आपके पर्टिकुलर टारगेट आ गया, आप वहाँ पर सेल नहीं किया, बल्कि वहाँ पर आप
उसके जैसे ही वो टारगेट को क्रॉस किया, आप अपने स्टॉप लॉस को ऊपर ले आए, उससे क्या हुआ कि आपका जो कॉस्ट है, मतलब आपका पैसा सेफ हो गया। अब जैसे जैसे स्टॉक ऊपर जाते जाता है वैसे वैसे आप आराम से अपना स्टॉप लॉस बढ़ाते जाते हैं। सो हियर यू कैन गेट एन अपॉर्चुनिटी टू एक्चुअली राइड द ट्रेंड, और इसी तरीके से आप मल्टी बैगर्स को बना सकते हैं। नाउ शुभम, यहाँ पर मेरा एक डाउट है आपसे ये पूछने का कि हम किस तरीके से स्टॉप लॉस को ट्रेल करें। क्या हर एक एक रेजिस्टेंस पॉइंट जैसे ब्रेक होता जा रहा है वैसे वैसे मैं अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करूं, या फिर मैं खुद एक एक चंक ले लूं। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने अगर 200 रुपये में ITC खरीदा, तो जैसे जैसे वो 20-20 रुपये या 30-30 रुपये बढ़ते जा रहा है, अकॉर्डिंग टू माई एपिटाइट मैं उसको बढ़ाते जाऊँ, या फिर न्यूज़ के हिसाब से ट्रेल करूं, तो मैं स्टॉप लॉस किस बेसिस में ट्रेल करूं, ये मेरा क्वेश्चन रहेगा। और जब मुझे वेरी वेल सेट, मुझे यहाँ लगता है कि थोड़ा सा आप टेक्नो फंडा मिक्स कर सकते हैं। यदि आपको स्टॉप लॉस ट्रेल करना है और मैक्सिमम लेना है, तो मैं ये नहीं बोलूंगा आप सिर्फ फंडामेंटल के साथ जाओ या सिर्फ आप टेक्निकल के साथ जाओ, मैं बोलूंगा आप टेक्नो फंडा यूज कीजिए। अब ITC का अपना वेरी वेल सेट, अपन इसी पे ही आगे बढ़ते हैं। तो लेट सपोज ITC मैं बॉट करता हूँ, मेरे पोर्टफोलियो में है, मेरे इनिशियल टारगेट थे फॉर एग्जाम्पल 3 मंथ्स के कि 20 रुपीज 20% या 25%। तो यदि वो 25% आ गया है या 20% आ गया है, तो वहां जाके मैं सिंपल टेक्निकल इंडिकेटर यूज कर रहा हूं। फॉर एग्जांपल RSI ले लेते हैं हम, कि RSI की सिचुएशन पे वो ओवरबोट तो नहीं आ रहा, ओवर सोल्ड तो नहीं आ रहा, या फिर कोई वीकली पैरामीटर ले लिया, या मैंने मंथली चार्ट का एक सपोर्ट ले लिया, कोई 50 DMA ले लिया या 100 DMA ले लिया, तो मैं अपने स्टॉप लॉस उनके आसपास कहीं कर दूंगा कि जितना मेरा कॉस्टिंग था उससे ऊपर कर दिया। साइड बाय साइड जैसे मैंने आपको बोला कि हम फंडा पे मिक्स करेंगे, तो उसी टाइम पे मैंने ये देखा कि मेरे स्टॉक के रिजल्ट आए हैं, फॉर एवरी क्वार्टर रिजल्ट आते हैं, तो अब मैंने रिजल्ट एनालाइज कर लिया कि यार ये रिजल्ट ऐसे आए हैं कि यहां से भी 20% स्टॉक को बढ़ना चाहिए, तो ऑटोमेटिक मेरी कॉस्ट नीचे से भी 20% बढ़ जाएगी। और यदि मुझे लग रहा है रिजल्ट फ्लैट है, तो मैं क्या करूंगा, अपनी कॉस्ट को वहीं रहने दूंगा, स्टॉप लॉस को चेंज ही नहीं करूंगा कि ठीक है यार ये रिजल्ट तो फ्लैट है, बट मार्केट कमेंट्री अच्छी बोल रही है, कंपनी के प्रोडक्ट अच्छे हैं, कि नेक्स्ट क्वार्टर अच्छा चल जाएगा, इस क्वार्टर सबके खराब है। तो आप क्या कर सकते हैं, टेक्नो और फंडा को मिक्स कर सकते हैं, और सिंपली आप और नहीं भी करना तो जितना परसेंट आपका स्टॉक बढ़ रहा है उसका जो हाफ होता है उतना परसेंट आप अपना स्टॉप लॉस भी ट्रेल कर लो। फॉर एग्जांपल 20 रुपीज स्टॉक बढ़ा तो आप 10 रुपीज से अपना स्टॉप लॉस ट्रेल कर लो, दैट सिंपल। ये जिसको बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है, जो जीरो नॉलेज वाले अपने व्यूअर्स हैं, जो मार्केट में न्यू एंट्री कर रहे हैं, ये उनके लिए बेस्ट है कि आप अपना कैपिटल को डेफिशिएट होने से बचा पाएंगे। राइट। एंड शुभम, यहाँ पर एक पॉइंट और मैं दोबारा आपके सामने लाना चाहूँगा, विच इज़ ऑफ कि जैसे जैसे रेजिस्टेंस पॉइंट ब्रेक होते जा रहा है, तो जो व्यूअर्स जिनको टेक्निकल एनालिसिस आता है, ऑब्वियसली जिनको नहीं आते उनके लिए तो नहीं है, बट जिनको आता है, तो ये स्ट्रैटेजी में आपका क्या ओपिनियन रहेगा? क्या आपको लगता है कि ये फॉलो करना चाहिए कि जैसे फॉर एग्जांपल मैंने ITC बाई किया, सेम एग्जांपल लेते हैं फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, 200 में उसका नेक्स्ट रेजिस्टेंस पॉइंट था फॉर एग्जांपल मान लीजिए 212, उसके बाद नेक्स्ट रेजिस्टेंस था 220, फिर 235, राइट जनरली। तो जैसे आप क्या सजेस्ट करेंगे, जैसे एक रेजिस्टेंस पॉइंट ब्रेक हो रहा है, क्या तब मुझे स्टॉप लॉस ट्रेल करना चाहिए, या मुझे एक्चुअली जो आपने पहले स्ट्रैटेजी मेंशन किया कि एक पर्टिकुलर जितना परसेंट इंक्रीज हो रहा है उसका 50% बढ़ाते जाना, आपके हिसाब से क्या रहेगा इन दोनों के बीच में? और जब मेरे अकॉर्डिंग ये लगता है कि जैसा कि मेरा फर्स्ट कॉन्सेप्ट रहता है कि आप ये मान के चलिए कि आप टॉप नहीं पकड़ सकते हो, तो लेट सपोज हमने बात करा यदि 212 जैसा तुमने मुझे बोला कि 212 पे कोई रेजिस्टेंस आ रहा है, तो मैं कोशिश करूंगा कि मैं 210 के आसपास से ही वो स्टॉक को वॉच करना स्टार्ट कर दूं। यदि मुझे वहां से लगता है तो मेरा जो स्टॉप लॉस ट्रेल का काम करेगा ना, वो 210 पे होगा, वो 212 पे कभी नहीं होगा, क्योंकि हो सकता है सेलिंग 210 से ही आ जाए। तो वहां पे लेट सपोज मैंने 200 में कोई मेरी बाय थी और मेरा स्टॉक 210 आ गया, तो मैं 210 पे अपना स्टॉप लॉस ट्रेल करके 205 कर दूंगा, क्योंकि जनरली ऐसा होता है कि यदि रेजिस्टेंस ब्रेक भी होना है तो एक नॉर्मल करेक्शन आएगा, वो कभी भी इतना करेक्ट नहीं कर देगा कि आपकी कॉस्ट पे जहां आपने सपोर्ट से एंट्री लिया वो सपोर्ट पे वापस आ जाए। तो इनकेस वो सपोर्ट पे वापस आ रहा है तो फिर वो आपका ट्रेड खराब हो गया है, यानी आपका रेजिस्टेंस वर्क कर रहा है और उसने वहां से प्रॉफिट बुकिंग ला दी। अदरवाइज क्या होगा, वो वहां से 1-2 रुपीज का नॉर्मल करेक्शन लेगा और आपका नेक्स्ट डे रेजिस्टेंस को ब्रेक कर जाएगा। तो आप कभी भी 212 जो एग्जिट रेजिस्टेंस है, व्हाटएवर जो भी हो, वहां पे ट्रेल मत कीजिए, उसके 1-2 रुपए पहले ही अपना स्टॉप लॉस ट्रेल कर लीजिए, क्योंकि सेफर साइड वही होगा। आप टॉप कभी नहीं पकड़ पाएंगे बाजार का या पर्टिकुलर स्टॉक का, तो यू हैव टू बी थोड़ा सा प्रीकॉशियस कर ले, या मतलब आप मूव पहले करिए, बाजार मूव करे उससे पहले आपका प्रोएक्टिव होना बहुत जरूरी है। ओके, एंड सो थैंक यू फॉर सेइंग दिस शुभम। मूविंग ऑन टेक्निकल एनालिसिस स्पेसिफिकली बात करते हैं, तो आप फॉर एग्जांपल इफ यू आर मिड टर्म और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर, तो आप टेक्निकल एनालिसिस में किस टाइप के कैंडल्स देखते हैं कि नहीं, अगर ये टाइप का कैंडल बना है तो आई शुड प्रोबेबली कीप इट ऑन माई वॉच लिस्ट, क्योंकि इसको शायद जल्दी सेल करना पड़े,
जैसे फॉर एग्जांपल कुछ लोग इवनिंग स्टार के ऊपर बहुत अलर्ट रहते हैं, या फिर अगर बेरिश एनगल्फिंग पैटर्न बना तो बहुत अलर्ट हो जाते हैं। तो टेक्निकल एनालिसिस पे अगर मैं प्योरली बात करूँ तो उस पर आपका क्या ओपिनियन रहता है, आप क्या देखते हैं? और जब मैं टेक्निकल एनालिसिस की बात करूं तो जैसा कि अपन देख रहे हैं कि मार्केट बहुत डायनामिक होता जा रहा है, तो यहाँ पे एल्गोस भी आ गए हैं। तो मैं किसी भी अपने व्यूअर्स को ये नहीं बोलूंगा कि वो 100% टेक्निकल पे ही रहें, क्योंकि आजकल बाजार में बहुत चीज़ें कंटिन्यू मूव होती जा रही है। लेकिन मैं अपना एग्जांपल लूँ, फॉर एग्जांपल तो मैं साथ में फंडा को भी साथ में चलाता रहता हूँ। आपको कंपनी के रिलेटेड न्यूज़ पता होनी बहुत ज़रूरी है। तो अब यदि अपन बात करते हैं सीधा स्टॉक पिकिंग बात पे, यदि मिड टर्म या लॉन्ग टर्म में मैं कोई स्टॉक ढूंढने जा रहा हूँ, तो बेसिकली मैं जो वर्क करता हूँ, मैं वर्क करता हूँ डिमांड एंड सप्लाई जोन पे। तो यदि आपको वीकली में कोई कैंडल ऐसा लग रहा है या मंथली, बेसिकली वीकली ज़्यादा सही रहता है, क्योंकि एटलीस्ट आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो 2 to 3 मंथ्स का, तो वीकली और मंथली पे जाइए। तो आप एंट्री लीजिए वीकली से और अपने टारगेट डिसाइड कीजिए मंथली से। तो वहां पे क्या होगा, वीकली कैंडल जैसा होता है कि आपने नीचे से बॉटम पकड़ लिया, डबल बॉटम हो गया, डबल टॉप हो गया, तो डबल बॉटम इज अ बेस्ट स्ट्रेटेजी। कि आपको ऐसा लग रहा है कि स्टॉक पिछली बार भी यहीं कहीं से इन्हीं किसी इनिशियल पॉइंट से बाइंग आई थी और यहां से वो रैली करा था, तो 2 सेम तरीके से बॉटम बन रहे हैं, यानी 2 सेम पॉइंट मिल रहे हैं आपको वीकली पे। आप वहां से एंट्री कीजिए, अपने टारगेट को डिसाइड कीजिए उसी अकॉर्डिंग। जो आपका कैंडल सप्लाई जोन दिख रहा है ऊपर, आपने देखा कि लास्ट टाइम कहां से यहां से स्टॉक टूटा था, यदि बहुत ही माइनर लैंग्वेज में बात करूं, बेसिक लैंग्वेज में, कि स्टॉक कहां से पिछली बार टूटा था, तो ये बहुत है। साइड बाय साइड आप अपने स्टॉक की फंडामेंटल न्यूज होना, मतलब फंडामेंटल भी नहीं देख रहे हो तो उसकी मार्केट में न्यूज क्या चल रही है वो पता होना मस्ट भी है। उसके बिना आपका कोई टेक्निकल वर्क नहीं करेगा, क्योंकि इन केस ऑफ गैप डाउन एंड गैप अप, तो वो तो आपके मार्केट आर के बाद ही होंगे, तो वहां टेक्निकल कभी वर्क नहीं करेंगे। तो फिर आपको ऐसा लगेगा अरे यार यहाँ तो मैं हमेशा फंस क्यों रहा हूँ, हाई पे क्यों एंट्री हो गई मेरी। तो आपको अपने पैरामीटर फिक्स करने होंगे। जैसे मैं 200 और 50 डीएमएस को बहुत वर्क करता हूँ। यदि मुझे लग रहा है कोई वीकली पे 200 डीएमए के आसपास मुझे स्टॉक मिल रहा है और जो फंडामेंटली स्ट्रांग भी है, यानी साइड बाय साइड कोई नेगेटिव न्यूज ही चल रही है, फंडामेंटल से मेरा मतलब यही है, तो मैं वहां एंट्री करूंगा, डेफिनेटली मैं वहां एंट्री करूंगा। और सेम ऐसे ही मेरा कोई आरएसआई, एमएससी डी जो अपने बेसिक इंडिकेटर्स होते हैं, वो यदि आपको सेलिंग जोन दिखा रहे हैं तो वहां थोड़े कॉशियस हो जाइए, थोड़ा सा अपना स्टॉप लॉस सेल कर लीजिए, जैसा अपन ने अभी जस्ट डिस्कशन किया। तो आपको बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं होना है। आप जितना अपने फंडास को सिंपल रखेंगे, अपनी अप्रोच को बार बार यूज करेंगे, डेफिनेटली आफ्टर अ डे आप प्रॉफिट बुक करना स्टार्ट कर देंगे। गॉट इट शुभम। सो काफ़ी फेयर पॉइंट था, अच्छा पॉइंट था ना। आपने यहाँ पर कुछ अच्छे पॉइंट बताए मुझे, जैसे न्यूज़ को पर्टिकुलरली फॉलो करना है। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है गाइस, मैंने पहले ही बोला था, दोबारा ही बोल रहा हूँ। अब अगर मैं फंडामेंटल एनालिसिस का बात करूँ शुभम, तो वन ऑफ द प्राइमरी और द मोस्ट फेवरेट थिंग ऑफ इन्वेस्टर्स टू फॉलो इज क्वार्टर अर्निंग्स, राइट? Exactly. क्वार्टर अर्निंग्स बहुत Exactly. इंपॉर्टेंट हो जाता है। एक कंपनी हर क्वार्टर अपना अपना अर्निंग्स डिक्लेयर करता है, डिविडेंड डिक्लेयर करता है, और वो इन्वेस्टर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ऑब्जर्व करना। ना शुभम, आप भी ऑब्वियसली फंड सारे के सारे अर्निंग्स कॉल्स को, क्वार्टरली अर्निंग्स को फॉलो करते होंगे। तो अगर मैं स्टॉक स्पेसिफिक बात करूँ, मतलब सेक्टर स्पेसिफिक बात करूँ, तो आप किस पॉइंट्स को बहुत इंपॉर्टेंट के तरीके से देखते हैं, बहुत ही अहमियत देते हैं कि अगर ये, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं बात करूँ तो बैंकिंग का, तो बैंकिंग में एनपीओ बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो शुभम, वहाँ पर आप अगर एक आपका होल्डिंग है ऑलरेडी बैंकिंग सेक्टर में, तो उस पर्टिकुलर कंपनी के अर्निंग्स कॉल पे आप स्पेसिफिकली कौन से पॉइंट्स को बहुत इंपॉर्टेंट देखते हैं, और वो पॉइंट कैसा रहे तो आप वहाँ पर डिसाइड करते हैं मुझे एग्जिट करना है। और बैंकिंग की स्पेसिफिकली बात करें, यदि अपन बैंकिंग की बात करें तो फर्स्ट ऑफ ऑल बैंकिंग की अकाउंटिंग अपने आप में इजी नहीं है। तो बैंकिंग वन ऑफ द टिपिकल, क्योंकि उसका जो अकाउंटिंग पैटर्न चलता है वो भी डिफरेंट चलता है, उसके डिफरेंट ईयर्स चलते हैं बैंकिंग वाले। तो लेकिन मैं फिर भी अपने व्यूअर्स को बताऊंगा, जितना सिंपल मैं कर सकता हूँ उनके लिए, मैं वही उन्हें बताऊंगा कि जब भी वो बैंकिंग के किसी क्वार्टरली अर्निंग को या क्वार्टरली रिजल्ट को ट्रैक कर रहे हैं, तो मैं बेसिकली 3 चीज़ों का बहुत ध्यान देता हूँ। फर्स्ट, उनका जो अर्निंग का रेशो रहा है, रेवेन्यू रहा है, जिनमें वो बात करते हैं नेट इनकम की, या बेसिकली जो उनके कासाज हैं, यानी आप जितना सिंपल अप्रोच रखेंगे, मैं हमेशा सिंपल पे बात करता हूँ, तो आप कुछ मत कीजिए, आप सिंपल ही देख लीजिए उनकी सेविंग्स कैसी रही है, उन्होंने न्यू कासा रेशो, बेसिक जो हम बोलते हैं करंट सेविंग अकाउंट ओपनिंग, वो कितने नए ओपन करे हैं, उनकी लोन बुक कैसी रही है। यदि वो ज़्यादा लोन दे रहे हैं तो ज़्यादा इंटरेस्ट रिसीव करेंगे, तो ज़्यादा इनकम होगी तो ऑटोमेटिक बैलेंस शीट सुधरेगी। सेकंड वर्स, उनका एनपीओ और जीएनपी है, तो नेट प्रोविजनिंग रेशो और ग्रॉस प्रोविजनिंग रेशो कैसा रह रहा है। यदि वो बढ़ रहे हैं तो इसका मतलब है कि वो जितना लोन दे रहे हैं उतना उनको मिल ही नहीं पा रहा है, तो कहीं ना कहीं उनके प्रॉफिट पे वो स्ट्रेस कर रहा है, कहीं ना कहीं वो उनके प्रॉफिट को बढ़ने ही नहीं देगा। तो आगे ग्रोथ में बैंकिंग की प्रॉब्लम आएगी कि ये जो पैसे दे रहा है वो तो ज्यादा से ज्यादा डूबे जा रहे हैं, मतलब उनके क्लाइंट उनको रिटर्न ही नहीं कर रहे हैं लोन, तो कहीं ना कहीं बुक्स स्ट्रेस होगा। एंड थर्ड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, प्रोविजनिंग। उससे पता लगता है कि बैंकिंग का आने वाले टाइम पे उनका क्या सिनेरियो है मैनेजमेंट का। कोई मैनेजमेंट यदि किसी भी बैंकिंग रिजल्ट में अपनी प्रोविजनिंग को बढ़ा रहा है तो इट इज नॉट गुड साइन। उनको लग रहा है कि आगे आके उनके पैसे ज्यादा डूब सकते हैं, तो आगे जाके जब भी वो चीज ऐसी होगी, और मार्केट हमेशा फ्यूचर की चीजों को प्रेजेंट में डिस्काउंट कर लेता है, तो आपको डेफिनेटली उस स्टॉक के करेक्शन में
मतलब आने वाले टाइम में या जैसे कॉन कॉल खत्म होगा या रिजल्ट खत्म होंगे तो हो सकता है आपका स्टॉक टूट जाए वहां पे। तो ये 3 बेसिक चीजें हैं। बहुत बाकी एनालिस्ट टू एनालिस्ट है, बहुत सारे रेशियोज चलते रहते हैं, हम उन पे बात नहीं करेंगे क्योंकि फिर जितना देखो उतना कम है। तो ये 3 चीजें भी यदि हमारे व्यूअर्स फॉलो कर पा रहे हैं तो उनके लिए मुझे नहीं लगता उनको परेशानी होगी, वो टाइम पे एग्जिट कर पाएंगे और एक रिजल्ट को एनालाइज कर पाएंगे कि उनका जज करने के लिए बेसिक 3 पैरामीटर बहुत है। बाकी डीपली तो फिर थोड़ा बहुत हमें भी काम करने दीजिए, वाली चीज हो जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल। सो थैंक यू फॉर शेयरिंग दिस शुभम, इट वाज लवली एक्सपीरियंस, काफ़ी कुछ सीखने को मिला हमें। मैं एक बार अपने व्यूअर्स को दोबारा ये बोलना चाहूँगा कि अगर आप कोई नए हैं मार्केट में या फिर अगर आप ज़्यादा टाइम नहीं दे सकते मार्केट को, तो एटलीस्ट मेरे ओपिनियन में ये रहेगा कि आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के मेथड को फॉलो करें, बिकॉज वहाँ पर मेरे हिसाब से प्रोज एंड कॉन्स अगर हम वेट करें तो बेस्ट स्ट्रैटेजी रहता है। एंड अगर आप अपना खुद का पैसा लगा ही रहे तो इट्स वेरी आपका खुद ही क्यूरियोसिटी आएगा, तो अर्निंग्स को एटलीस्ट हर क्वार्टरली अर्निंग्स को फॉलो करिए। एंड आई थिंक बस ये 2 चीज़ करने ही से काफ़ी यूल बी एट अ वेरी गुड प्लेस, मतलब एक अच्छा रिटर्न क्रिएट कर सकते हैं। व्हाट वुड यू से शुभम, सही कह रहा हूँ? और जब एकदम सही कह रहे हो कि अपने मार्केट का एक ही फंड है, मुझे नहीं पता लोग क्यों, मतलब जैसे मैं डेली डिफरेंट क्लाइंट से मैं मिलता हूँ डेली, तो मैं उनको भी मेरा यही अर्ज रहता है कि मेक इट सिंपल। आप क्यों चीज़ों को कॉम्प्लिकेटेड कर रहे हो? जितना आप मार्केट में चीज़ें कॉम्प्लिकेट करोगे उतना परेशानी होगी। आप एक साथ 10 इंडिकेटर यूज कर रहे हो, टेक्निकल में फंडामेंटल में एक साथ आप 10 रेशो यूज कर रहे हो, तो वो कहीं भी सेंस नहीं है। 10 चीजें एक साथ अच्छी नहीं हो सकती, और यदि वो अच्छी है तो फिर वो सस्ती नहीं है। तो फिर आप वो चीप रेट वाले और मल्टी बैगर और जो बात करते हैं हम कि टर्न अराउंड इंडस्ट्री है, फिर आप वो कैसे पकड़ोगे यार? तो आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है, आपको बहुत सिंपल रहना है, अपनी चीजों को सिंपल रखना है, जितना मेक इट सिंपल। बस हाँ, आप एक डिसिप्लिन होना बहुत जरूरी है कि आप जो चीज फॉलो कर रहे हो आप उसको ओवर टाइम फॉलो करो। ऐसा नहीं है कि आज फॉलो कर लिया, कल नहीं करा, कल कर लिया, परसों नहीं करा। आप अपनी अप्रोच पे ट्रस्ट रखो, भरोसा रखो, उसको कंटिन्यू ओवर टाइम दो। तो जैसे जैसे टाइम स्पेंड होगा ना, वैसे वैसे आपको ग्रेजुअली उस चीज पे रिटर्न आने लग जाएगा और चीजें अपने आप इंप्रूव होने लग जाएगी। तो मेक इट सिंपल। ट्रेडिंग या इन्वेस्टिंग बहुत मुश्किल नहीं है, तो उसे बनाना भी नहीं है। ये बस ठीक है, जो जो जितना बोलता है बोलने दो, आप अपने फंडामेंटल या अपनी जो अप्रोच है सिंपल रखिए। तो मैं बस यही बोलूंगा, जो ठीक कह रहे हो तुम, ये बेसिक चीजें भी ध्यान रखते हैं ना इन्वेस्टर्स या ट्रेडर्स, तो उन्हें डेफिनेटली बेनिफिट होगा। ग्रेट, सो थैंक यू फॉर शेयरिंग दिस शुभम। बहुत सही कहा आपने, जस्ट कीप इट सिंपल, स्टे रिलैक्स, और आपका जो ओपिनियन है, आपका जो बिलीव है, उसको एकदम रिलीजियसली फॉलो करिए। Now with this we have come to an end of this show. Thank you so much Shubham for joining in. I think we have learned a lot from you. Exiting of stock काफ़ी important point, उसके बारे में काफ़ी अच्छे अच्छे insights मिले. So thank you very much for sharing this. Thank you so much Ajay. Nice to meet you. It was lovely having you Shubham. Now and Same here. now Shubham के links, Shubham के socials will link down below. अगर आपको कुछ doubt है या फिर अगर आप उनसे connect करना चाहते हैं तो please feel free to do that. A huge thank you to our viewers for tuning in, and I'll see you in the next episode of Analyst Call.